Hello students, this is Chiranjit Malik and today we will study about the embryogeny or the formation of embryo. So last lecture में हम लोगों ने पढ़ लिया था एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने जान लिया था कि जो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक तो बनता है हम लोगों का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे पेन भी कहा जाता है, पेन बनता था, और दूसरा बनता था जाइगोट। ठीक है, वही पेन जो है वो आगे डेवलप करके क्या बना लेता था, एक एंडोस्पर्म बना लेता था जो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा जो होता है वो बना लेता है, जो जाइगोट बना था वो जाइगोट डेवलप होकर क्या बना लेता है, एम्ब्रायो बना लेता है। तो एंडोस्पर्म के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि वो डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जाइगोट किस तरीके से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है और वो एंडोस्पर्म से कैसे न्यूट्रिशन लेता है, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रायोजेनी होता है कैसे, है ना, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोगों को ये सब को भूल जाना है क्योंकि हम लोगों को एम्ब्रायो का फॉर्मेशन को देखना है। तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है किससे है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है जाइगोट डेवलप करने से। ठीक है, सो हम लोग को जाइगोट पर फोकस करना है। ठीक है, अब पहले देखो ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे क्योंकि बचेगा सिर्फ वही जो फर्टिलाइज हुआ है। ठीक है, जो फर्टिलाइज हुआ है वही न्यूक्लियस बचेंगे। एम्ब्रायो सेक में टोटल 8 न्यूक्लियाई हैं, 8 न्यूक्लियाई में से सिर्फ वही न्यूक्लियाई बचेंगे जो फर्टिलाइज हुए हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइज कौन कौन हुए थे, ये पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइज हुए थे, और ये कौन फर्टिलाइज हुआ था, और एक एग सेल फर्टिलाइज हुआ था। बाकी जो अनफर्टिलाइज्ड सेल्स हैं वो सारे के सारे डिजेनरेट हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों साइनरगेट्स और ये तीनों एंटीपोडल सेल्स है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। बच्चा कौन, ये बच्चा जो कि क्या बना लिया है हम लोगों का, एंडोस्पर्म, जिसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। बच्चा ये अब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। अब वो जाइगोट ही बनाएगा एम्ब्रायो। सो देखते कैसे बनाएगा। ये जाइगोट अब डेवलप होना शुरू होगा और सबसे पहले क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, है ना, माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं। तो सबसे पहले ये जाइगोट डिवाइड करेगा 2 में डिवाइड करेगा। तो ऊपर वाला जो होगा वो टर्मिनल सेल और नीचे वाला जो होगा वो बेसल सेल। ठीक है, अब देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि टर्मिनल सेल हमेशा ऊपर और बेसल सेल हमेशा नीचे, ऐसा नहीं होगा हमेशा, पहले ही बता देता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि बेसल सेल ऊपर और टर्मिनल सेल नीचे हो। ठीक, बेसल सेल और टर्मिनल सेल का पोजीशन कैसा होगा, ऊपर या नीचे, ये डिपेंड करता है माइक्रोपाइल के पोजीशन पर। ठीक है, माइक्रोपाइल के पोजीशन पर डिपेंड करता है कि माइक्रोपाइल किस तरफ है। बहुत सारे ओवरी में देखोगे इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है। कुछ में ऐसा होता है, इसमें क्या है, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है। कभी ऐसा भी होगा, ठीक, इसमें क्या है, माइक्रोपाइल साइड की तरफ है। यानी कि माइक्रोपाइल देखो ऐसा भी हो सकता है, ओव्यूल का यानी माइक्रोपाइल जो खाली जगह है वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है नीचे की तरफ। तो इसमें क्या हो रहा है कि माइक्रोपाइल का पोजीशन डिसाइड करता है कि बेसल सेल और टर्मिनल सेल किस तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि माइक्रोपाइल का पोजीशन कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, किनारे भी हो सकता है, दाएं बाएं, ऊपर या नीचे, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो ये माइक्रोपाइल डिसाइड करता है। तो बेसल सेल का पोजीशन हमेशा माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगा। ठीक है, ये याद रखना कि जो बेसल सेल का पोजीशन होगा वो हमेशा माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगा। ठीक, यानी कि ये कुछ इस टाइप से था, ये कुछ इस टाइप का ओवरी है, समझ में आ रहा है, यानी माइक्रोपाइल इसका नीचे की तरफ है। तो बेसल सेल ये जो डिवाइड करेगा तो बेसल सेल इस तरफ होगा नीचे की तरफ, और टर्मिनल सेल ऊपर की तरफ। आ रहा है समझ में, टर्मिनल सेल इस तरफ होगा, बेसल सेल नीचे की तरफ होगा। आ रहा है समझ में। अब आगे बढ़ते हैं।
तो बेसल सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ, टर्मिनल सेल चलाजल एंड की तरफ। सो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, टर्मिनल सेल, बेसल सेल, सारा कुछ समझ में आ गया। अब बेसल सेल जो है वो लगातार डिवाइड करेगा 6 to 10 सेल तक, ठीक है, 6 to 10 सेल तक डिवाइड करेगा, और जिसके वजह से टर्मिनल सेल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ये बेसल सेल ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। सो टर्मिनल सेल भी जो है वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा, तो ये यहाँ पर धीरे धीरे आता जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे करके वो क्या हो जाएगा, पूरे एंडोस्पर्म में अच्छे से इम्बेड हो जाएगा। तो टर्मिनल सेल का एंडोस्पर्म में इम्बेड होने का एक रीजन है। क्या रीजन है? कि यही कि टर्मिनल सेल जो है वही प्रो एम्ब्रायो बनाएगा, ठीक है, और एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक, और वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? एंडोस्पर्म से। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि जो एंडोस्पर्म है वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगा? वो टर्मिनल सेल जाकर उसके अंदर इम्बेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो इम्बेड होने में कौन मदद किया? ये जो सेल्स, बेसल सेल्स जो डिवाइड किए 6 से 10 सेल तक, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर बना जिसे हम लोग सस्पेंसर सेल्स कहते हैं, ठीक है। यही सस्पेंसर सेल्स जो होते हैं वो टर्मिनल सेल जो कि आगे चलकर प्रो एम्ब्रायो बनाएगा, ये वाला हिस्सा प्रो एम्ब्रायो बना रहा है, ठीक है, प्रो एम्ब्रायो, यही जाकर इम्बेड हो जाएगा। आगे आगे समझ में, ये प्रो एम्ब्रायो होगा। आ रहा समझ में? अब ये प्रो एम्ब्रायो, और नीचे वाला सेल हमेशा बड़ा रहेगा, गोल टाइप का। अब ये जो प्रो एम्ब्रायो वाला सेल है ना, वो प्रो एम्ब्रायो वाला सेल धीरे धीरे एनलार्ज करेगा, और एनलार्ज करके पहले वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा। लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड मतलब देखो ये एक सेल है, लॉन्गिट्यूडनली 4 हिस्सों में बटेगा, पहले 2 हिस्सों में, ठीक है, 1 2, ठीक है, और फिर ये दोनों हिस्सा जो है वो फिर से 2 हिस्सों में बटेगा। ये 2 सेल है, तो ये सेल भी दो में डिवाइड करेगा, और ये सेल भी अपने आप को 2 में डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से 4 सेल बन गए ना। तो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर करके वो लोग क्या हो गए, 4 हिस्से बनाया, और फिर अब, ठीक है, फिर अब ये लेटरल डिवाइड करेगा, लेटरली डिवाइड करेगा, ठीक है। पहले तो 2 बार डिवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनली, जिससे 4 सेल बनेंगे, और एक जो है वो लेटरली डिवाइड करेगा, जिसकी वजह से टोटल 8 सेल बन गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया। अब ये 8 सेल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? 8 सेल्ड टू टायर स्टेज, ठीक है, 8 सेल्ड एंड 2 टायर स्टेज। देखो टोटल तो 8 सेल हो गए, और 2 टायर, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा एक टायर और दूसरा नीचे वाला हिस्सा सेकंड टायर, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा एक टायर और नीचे वाला हिस्सा सेकंड टायर, ठीक है। तो इस स्टेज को हम लोग बोलेंगे 8 सेल्ड 2 टायर स्टेज ऑफ ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो मतलब ये गोल टाइप का दिखता है ना, स्फेरिकल है इसका स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो बोलेंगे। आ रहा है समझ में? तो अपर वाला टायर, अपर टायर के जो सेल्स हैं उन्हें हम लोग कहेंगे इपिकोटाइल, एपिकोटाइल, और जो नीचे वाला टायर का जो सेल्स है उनको कहेंगे हाइपोकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल क्या होता है? फ्यूचर में क्या बनाएगा? प्ल्यूमूल बनाएगा, यानी जो शूट सिस्टम है, ठीक है ना, जो धरती के ऊपर रहता है वो वाला हिस्सा बनाएगा एपिकोटाइल, ठीक है, शूट सिस्टम। और जो हाइपोकोटाइल है वो फ्यूचर में क्या बनाएगा? रूट सिस्टम, जो जमीन के नीचे होता है। तो एपिकोटाइल जमीन के ऊपर वाला हिस्सा, और हाइपोकोटाइल जमीन के नीचे वाले हिस्से को बनाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला, ये जो सस्पेंसर सेल का जो आखिरी सेल है, जो कि इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो को इस सस्पेंसर सेल के साथ जोड़ता है, ये कनेक्टर का काम करता है। तो इस सेल को हम लोग कहते हैं हाइपोफाइसिस, ठीक है। ऊपर वाले टायर को हम लोग एपिकोटाइल, नीचे वाले टायर को हाइपोकोटाइल, और एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को सस्पेंसर सेल्स के साथ जोड़ने वाले सेल को हम लोग कहेंगे हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये वाला एपिकोटाइल जो है वो फ्यूचर में शूट सिस्टम बनाएगा, हाइपोकोटाइल रूट सिस्टम बनाएगा, और ये जो हाइपोफाइसिस है वो रूट कैप बनाएगा, ठीक है। यानी कि ये जैसे रूट है, ठीक है, ये रूट है, तो रूट जहां पर एंड करता है, जहां पर रूट एंड करता है वहां पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, ठीक है, इसे हम लोग रूट कैप कहते हैं, ठीक है। रूट कैप जो होता है वो रूट का सबसे आखिरी हिस्सा होता है, जो रूट टिप को जो है वो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, इसे रूट कैप कहते हैं।
तो ये वाला हिस्सा जो है हाइपोफाइसिस वो रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। आ रहा है समझ में? तो इस स्टेज को, एम्ब्रायो के इस स्टेज को हम लोग कहेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। ठीक है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। आ रहा है ना समझ में? और ये भी याद रखना कि जो प्रो एम्ब्रायो है वो प्रो एम्ब्रायो कैसे डिवाइड करेगा, पहले दो जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेगा, दो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से 4 सेल्स बनेंगे, और फिर एक जो है वो लेटरल डिवीजन करेगा, 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देन 1 लेटरल डिवीजन, जिसकी वजह से टोटल 8 सेल्स बनेंगे। 8 सेल्स कैसे अरेंज रहेंगे, 8 सेल 2 टायर स्टेज। ठीक है, ऊपर वाला टायर इपिकोटाइल और नीचे वाला टायर हाइपोकोटाइल बनाएगा। आ गया? अब चलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। इसी तरह डेवलप हो के वो हार्ट शेप्ड बनाएगा। ठीक है, कैसे करेगा देखो, ये वाला जो हिस्सा है अभी डाइकोट, यहां तक डाइकोट और मोनोकोट का दोनों का फॉर्मेशन सेम सेम चलेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रायो फॉर्मेशन में। ठीक है, यहां तक दोनों में सेम रहेगा। अब देखो, अभी पहले डाइकोट वाला देख लेते हैं। तो डाइकोट में क्या होता है, सबसे पहले ये जो है ये वाला हिस्सा अब धीरे धीरे इस टाइप से ग्रो करना शुरू कर देगा, और ये फिर इधर वाला हिस्सा भी इस टाइप से ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, बीच में धंसाव रह जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा ऐसे ग्रो करना शुरू करेगा और ये वाला हिस्सा भी ऐसे ग्रो करना शुरू करेगा। तो क्या लग रहा है, ये एक हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और बीच वाला स्ट्रक्चर जो है वो धंसा रह जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर धंसा रह जाएगा, और ये जो है वो प्ल्यूमूल बनाएगा। ठीक है, सॉरी, ये जो इपिकोटाइल वाला हिस्सा है वो इस टाइप से ग्रो करेगा। ठीक है, दोनों का किनारा सिर्फ ग्रो करेगा, बीच में वो क्या रहेगा, धंसा हुआ रह जाएगा। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम लोग हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो बोलते हैं। ठीक है, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ रहता है जिसे हम लोग प्ल्यूमूल कहते हैं। ठीक है, प्ल्यूमूल ही जो है वो शूट सिस्टम को बढ़ाएगा आगे। ठीक है, यही शूट सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता चलेगा, हाइट बढ़ाता है इसका। ठीक है, यही वाला ऊपर बढ़ता रहेगा और इसी से प्लांट का जो है वो शूट सिस्टम का हाइट बढ़ता है। ठीक, इसी तरह जो हाइपोकोटाइल में है वो वहां पर तुमको रेडिकल मिलेगा, जो क्या करेगा, वो रेडिकल तुम्हारा शूट का लंबाई बढ़ाता है। आ रहा है समझ में? हाइपोकोटाइल वाले हिस्से में वो रेडिकल होगा। सो इसे हम लोग हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, पर एक लिमिट है बढ़ने का, है ना, क्योंकि जगह सीमित है ना, लिमिटेड जगह में ही उसको ग्रो करना है। तो वो धीरे धीरे ग्रो करते 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 अब क्या होगा, जगह खत्म हो जाएगा ना, एक लिमिटेड प्लेस है ना वहां पर, तो एक लिमिट तक ये दोनों ग्रो करेगा, और उसके बाद क्या होगा, और ग्रो करना चाहता है ये, बट जगह कम पड़ जाएगा। तो हम लोग अगर जगह कम होता है, जैसे कभी बेड पर सोते हो और अगर तुम्हारा बेड छोटा है और तुम्हारा पैर निकल जाता है, तो क्या करते हो, अपने पैर को फोल्ड करते हो, मोड़ते हो। एक साधारण सा एग्जांपल है, पैर को मोड़ कर सोते हो, है ना। बेड अगर तुम्हारे लंबाई से ज़्यादा छोटा है तो तुम पैर को फोल्ड करके सोना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह ये भी ग्रो करता हुआ चल रहा था, लेकिन क्योंकि जगह कम है तो वो अपने आप को फोल्ड करेगा। ये दोनों अब ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये देखो फोल्ड हो गया है, आ रहा है ना समझ में। तो ये दोनों जो फोल्ड हो गया है, ये दोनों बनाएगा कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स क्या होता है ये तो जानते हो, क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हो कॉटिलेडन्स, है ना। जैसे ये एक चना है, चना के ये दोनों को कॉटिलेडन्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का भी स्ट्रक्चर जान लो किसको बोलते हैं। ये वाला बीच वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं
क्या, एम्ब्रायनल एक्सिस, ठीक है। एम्ब्रायनल एक्सिस का कुछ हिस्सा जो है वो कॉटिलेडन के प्लेन में रहेगा, ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है, वो कॉटिलेडन के प्लेन में ही है। और कुछ हिस्सा जो है वो इस कॉटिलेडनरी प्लेन से थोड़ा सा ऊपर होगा और कुछ हिस्सा नीचे होगा, ठीक है। तो जो इस कॉटिलेडनरी प्लेन से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम लोग कहेंगे क्या, इपिकोटाइल, ठीक है। इस कॉटिलेडन के प्लेन से ऊपर वाले हिस्से को इपिकोटाइल, और जो इस प्लेन से नीचे वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ठीक है। इपिकोटाइल का सबसे किनारे वाला जो एकदम टिप है उसे हम लोग कहेंगे प्लूमूल, जो कि शूट सिस्टम को यही ग्रो करके शूट सिस्टम का लेंथ बढ़ाएगा, ठीक है। और ये जो हाइपोकोटाइल का जो टिप वाला हिस्सा है उसे हम लोग कहेंगे रेडिकल, जो रूट सिस्टम का ग्रोथ को बनाए रखेगा। आ रहा है समझ में? तो इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल आ गया समझ में ना, और प्लूमूल और रेडिकल भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्लूमूल देखो, प्लूमूल हमेशा शूट सिस्टम और रेडिकल हमेशा रूट सिस्टम को बढ़ाएगा, ठीक है। आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, याद रखना। सो ये वाला आ रहा है समझ में, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर भी एम्ब्रायनल एक्सिस है, इस एम्ब्रायनल एक्सिस में भी ये सब पार्ट मिलेंगे। ये देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स है, तो ये कॉटिलेडन्स बनाएंगे, ठीक है, ये कॉटिलेडन्स, और बीच में कॉटिलेडन्स के बीच में ही है एम्ब्रायनल एक्सिस, तो ये एम्ब्रायनल एक्सिस बनाएगा। और एम्ब्रायनल एक्सिस का ऊपर वाला हिस्से को हम लोग क्या बोल रहे थे, ये देख रहे हो ना, इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। देखो, ये दोनों हिस्सा कॉटिलेडन्स है, ये कॉटिलेडन्स, ठीक है। फिर ये वाला हिस्सा एम्ब्रायनल एक्सिस है, बीच में जो रहता है वो एम्ब्रायनल एक्सिस होता है, तो ये वाला हिस्सा एम्ब्रायनल एक्सिस है। एम्ब्रायनल एक्सिस का ये देखो, ये वाला हिस्सा क्या है, कॉटिलेडन के लेवल से, अगर इसको हम सीधा कर दे तो ये वाला हिस्सा कॉटिलेडन के लेवल से ऊपर है ना, तो कॉटिलेडन के लेवल से ऊपर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इपिकोटाइल। तो ये वाला हिस्सा इपिकोटाइल बनाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा इपिकोटाइल, और ये शूट सिस्टम को डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये हिस्सा दिस इज प्लूमूल, ये एकदम किनारे वाला बता रहा हूं, ये इपिकोटाइल का ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूमूल, तो ये प्लूमूल बनाएगा। और ये पूरा हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा, इसको अगर हम सीधा कर दे तो ये कॉटिलेडन्स के लेवल के नीचे का हिस्सा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। इस हाइपोकोटाइल के लेवल का बिल्कुल टिप वाला हिस्सा रेडिकल, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा ये हाइपोफाइसिस, ठीक है, हाइपोफाइसिस जो रूट कैप बनाएगा। आया समझ में? बस, तो ये था हम लोगों का डाइकोट का एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, ठीक। तो ये एम्ब्रायो फॉर्मेशन का यहां से लेकर यहां तक का जो प्रोसेस है वो मोनोकॉट्स में भी सेम ही रहेगा, बस मोनोकोट में ये वाला प्रोसेस अलग रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ये दोनों हिस्सा डेवलप करके तो दो कॉटिलेडन्स बन गया, मोनोकोट्स में तो सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, तो ये वाला सिर्फ एक हिस्सा जो है वो डेवलप करेगा, जो एक कॉटिलेडन बनाएगा, और ये दूसरा वाला हिस्सा डेवलप नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ एक ही कॉटिलेडन उसमें बचा रह जाता है, इसीलिए उसको मोनोकोट्स कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। सो अब हम लोग देखते हैं मोनोकोट एम्ब्रायो के बारे में। सो डाइकोट और मोनोकोट में यहाँ तक के सारे स्टेप्स सेम रहेंगे, ठीक है ना, वही टर्मिनल सेल, बेसल सेल, है ना, प्रो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ठीक है, सारा कुछ सेम रहेगा, है ना, हाइपोफाइसिस भी सेम रहेगा। बस मोनोकोट्स में क्या होता है कि वो हार्ट शेप्ड बनना स्टार्ट तो करता है, इसी तरह दोनों निकलता है, ठीक है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक जो है, मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, वही डेवलप कर पाता है, बाकी एक जो होता है वो डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक है। सिर्फ मान लो एक ये डेवलप कर गया और ये डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक है, स्टार्ट तो होता है ऐसा निकलना, बट एक जो है वो डेवलप कर जाता है, ठीक, एक दूसरा जो है वो डेवलप नहीं कर पाता है, तो फिर एक ही कॉटिलेडन बच गया ना, तो इसीलिए उसको मोनोकॉटिलेडन्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये वाला हिस्सा जो है ये उसका कॉटिलेडन है जो डेवलप कर पाया, और ये जो देख रहे हो ना इतना बड़ा, ये उसका कॉटिलेडन नहीं है, ये जो एम्ब्रायनल एक्सिस बन रहा था यहाँ पे, वही एम्ब्रायनल एक्सिस थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, एम्ब्रायनल एक्सिस वो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, यही प्लूमूल बनाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पर थोड़ा नेम्स में भी चेंजिंग आएगा, ठीक है। इसका जो डाइकोट्स में हम लोग कॉटिलेडन्स वर्ड यूज कर रहे थे, इसमें उस कॉटिलेडन का नाम हो जाएगा स्क्यूटेलम, ठीक है, स्क्यूटेलम क्या होता है उसके बारे में और डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है, इसकी स्ट्रक्चर, इसका जो कॉटिलेडन बनता है उसे हम लोग स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है,
स्क्यूटेलम, और ये वाला हिस्सा जो एम्ब्रायनल एक्सिस का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो कि प्लूमूल बनाता है, वो कैसा होता है, देखो ये शूट एपेक्स बनाएगा प्लूमूल, ठीक है, और शूट एपेक्स को कवर करने वाला एक प्रोटेक्टिव हिस्सा बनता है, उसे हम लोग कहेंगे कॉलियोप्टाइल, ठीक है। इसी तरह रूट एपेक्स को भी कवर करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक हिस्सा बनेगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉलियोराइजा, ठीक है। जो रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करेगा उसे कॉलियोराइजा, जो शूट एपेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उसे कॉलियोप्टाइल, ठीक है। फिर से एक बार, जो शूट एपेक्स को प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन उसे कॉलियोप्टाइल, और जो रूट एपेक्स को प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन उसे कॉलियोराइजा। कॉलियो दोनों वर्ड में है, लेकिन इसमें कॉलियो के बाद राइजा है, आर फॉर राइजा, आर फॉर रूट, ठीक है। सो ये रूट वाले हिस्से में होगा, और कॉलियोप्टाइल प्लूमूल वाले हिस्से में, COLO कॉलियो, और P फॉर टाइल, और इधर P फॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लूमूल, तो इसीलिए प्लूमूल वाले हिस्से में। तो इस तरीके से हम लोग एक साधारण तरीका याद रखने का, ठीक है। कॉलियोप्टाइल शूट एपेक्स को बचाएगा और कॉलियोराइजा रूट एपेक्स को बचाएगा, ठीक है। और एक हिस्सा ये वाला जो देखो, ये वाला हिस्सा ही, ये कॉटिलेडन जो है वो डेवलप करना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन वो डेवलप नहीं कर पाया, तो ये बस इतना सा ही डेवलप होकर के बचा रह गया, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, इसको, इस हिस्से को हम लोग कहेंगे एपिब्लास्ट। ये जो अनडेवलप्ड कॉटिलेडन का रिमेनिंग है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट है, वो डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन स्टार्ट तो किया था बट डेवलप नहीं कर पाया, तो उस हिस्से को हम लोग एपिब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का एम्ब्रायो बनता है मोनोकॉट्स में, जैसे कि ग्रासेस मोनोकॉट्स होते हैं, तो उनमें इस टाइप का एम्ब्रायो बनेगा। आगे समझ में, तो मोनोकॉट्स एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर ये हो गया। नाम सब बहुत अच्छे से याद कर लेना, स्क्यूटेलम किसको कहते हैं, मोनोकॉट्स के याद रख लेना, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि मोनोकॉट्स के, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मोनोकॉट्स के कॉटिलेडन को क्या कहा जाता है, तो स्क्यूटेलम, ठीक है। जो रूट एपेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जो कोट, उसे कॉलियोराइजा, जो शूट एपेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उसे कॉलियोप्टाइल, ठीक है। और जो वाला कॉटिलेडन डेवलप नहीं कर पाया, अपने आप को डोमिनेंट नहीं कर पाया, उससे हम लोग कहेंगे एपिब्लास्ट। यानी कि एपिब्लास्ट क्या है, एपिब्लास्ट है लिटरली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अनडेवलप्ड कॉटिलेडन। सो यहाँ लिख देता हूँ, तो यहां से यहां तक जो ग्रो कर रहा है ना, ये ग्रो करते हुए क्या हो रहा है, इसे एनर्जी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए ग्रो कर रहे हैं हम लोग, तो ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसे ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड सोर्स से, और फूड सोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, वही एंडोस्पर्म, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और एंडोस्पर्म तक ये कैसे पहुँचता है, ये तो नीचे रहता है, एंडोस्पर्म तो ऊपर रहता है, तो उसके कांटेक्ट में कैसे आएगा, तो ये जो सस्पेंसर सेल है वो धीरे धीरे ग्रो करते हुए इसे ऊपर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि प्रो एम्ब्रायो यही बना रहा है, तो प्रो एम्ब्रायो धीरे धीरे ग्रो करते हुए कहाँ इम्बेड हो जाएगा, अच्छे तरीके से इम्बेड हो जाएगा एंडोस्पर्म में, और एंडोस्पर्म में इम्बेड हो जाने के बाद वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता रहेगा, जिससे एनर्जी बनेगा, और उस एनर्जी के थ्रू ही ये एम्ब्रायो इतना ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। इस दौरान जो है बहुत सारे हिस्सों में क्या होता है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है, जिसे, जो कि मैच्योर सीड्स में दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ में क्या होता है कि एंडोस्पर्म्स के कुछ रिमेनिंग पार्ट बचा रह जाता है, जो मैच्योर सीड्स में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो जिसमें एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है और वो मैच्योर सीड्स में नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, और अगर उसे थोड़ा सा पार्ट बचा रह जाता है एंडोस्पर्म का, तो उसे एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं, ठीक है। तो उन दोनों सीड्स के बारे में, और भी बहुत टाइप के सीड्स होंगे, एल्ब्यूमिनस सीड्स, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, ठीक है, जब हम लोग सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये एम्ब्रायो बन गया, एम्ब्रायो आगे चलकर सीड्स का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे सीड्स बनेगा उसी तरह ओवरी भी अपना स्ट्रक्चर में चेंजेस ला के, मॉडिफिकेशन ला के वो क्या बना लेगा, अपने आप को फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्रूट और सीड्स का फॉर्मेशन, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स जरूर करें, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।